गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम पाठ 12 ततारा वामेरो कथा जो कि लीलाधर मंडलोई के द्वारा लिखी गई है को पढ़ेंगे। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई थी। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार ये संभाल रहे हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। इस कथा में हम देखेंगे कि लीलाधर मंडलोई जी ने हमें क्या बताया है। प्रस्तुत कथा ततारा वामेरो कथा है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के एक किस्से को बताया गया है। ऐसे तो कई किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं, लेकिन इन किस्से कहानियों के पीछे कुछ न कुछ हकीकत अवश्य ही होती है। इस कथा में द्वीप के एक छोटे से महाद्वीप जो है ततारा वामेरो, ये जहाँ रह रहे हैं ततारा वामेरो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष मतलब लड़ाई झगड़ा मनमुटाव की गहरी जड़ें जम चुकी थी। इस विद्वेष को जड़ से खत्म करने के लिए इन युगल ततारा और वामेरो ने अपना आत्म बलिदान दिया था, जिसके पश्चात यह विद्वेष पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेखक कहते हैं, प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तात्कालीन समाज, उस समय के समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले युगल जो कि ततारा वामेरो हैं, उन्हें आज भी याद करते हैं। ये द्वीप वाले आज भी उन्हें गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। डियर चिल्ड्रन, हम कई तीज त्योहार मनाते हैं, कई रीति रिवाजों को हम मनाते हैं। ये रीति रिवाज समाज में अनकहे, बिना लिखे, जो न कहीं लिखे गए हैं न जो कहीं कहे गए हैं, इन रीति रिवाजों को हम मानते हैं। ये एक तरह का एक लॉ है, नियम है, जिसे सामाजिक प्राणी मानता है। लेकिन इन रीति रिवाजों को हमें कहाँ तक मानना चाहिए और कब नहीं मानना चाहिए, यही इस पाठ में लीलाधर मंडलोई ने बताया है। तो आइए पढ़ते हैं यह कथा। डियर चिल्ड्रन, इस कथा में, ततारा वामेरो कथा में, हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ के दो गांव हैं, लपाती और पासा। वहाँ का एक रिवाज है, नियम है, पौराणिक कथा के अनुसार, कि वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो अथवा स्त्री हो, वे दूसरे गांव के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। यह वहाँ की परंपरा थी। तो इस परंपरा
को, हम किसी भी परंपरा को या रिवाज को कब तक माने, इसे आधार बनाते हुए लेखक ने हमें सुझाव दिया है कि परंपराएं, रीति रिवाज, नियम या अनकहे नियम जो हैं, जिसे एक सामाजिक प्राणी समाज में रहने के लिए मानता है, लेकिन ये नियम, ये रीति रिवाज समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए होते हैं। लोगों में प्रेम, सद्भावना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, ना कि विद्वेष फैलाने के लिए। अगर ये रीति रिवाज, परंपराएं समाज में अलगाव लाएं, बेड़ियां बने, मन मुटाव लाएं, तो इन जीर्ण शीर्ण परंपराओं को तोड़ना उचित है। यही लेखक ने हमें समझाइश दी है। डियर चिल्ड्रन, यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि रीति रिवाज, परंपराएं हमें मानना चाहिए, लेकिन अगर वह समाज के उत्थान के लिए ना हो, वह समाज को पतन के लिए ले जा रहे हों, तब हमें उसका उचित तरीके से उन्मूलन करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, और ना ही किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए हम उसे प्यार से भी मान सकते हैं। अपने बलिदान के द्वारा भी अपने चीज़ों को हम सही तरीके से मनवा सकते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करके या किसी अन्य हिंसक तरीके से। यह लेखक ने हमें समझाया है। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ। यहाँ पर अंडमान निकोबार 2 द्वीप समूह मैंने आपको बताए हैं डियर चिल्ड्रन। अंडमान के बारे में पहले बता रहे हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम आखिरी दक्षिणी द्वीप है, जिसका नाम है लिटिल अंडमान। क्या नाम है? लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का सबसे आखिरी जो द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला अर्थात सीमा प्रारंभ होती है। लिटिल अंडमान के बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला सीमा प्रारंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम प्राचीन संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन समय में, पहले के समय में, ये दोनों द्वीप अंडमान निकोबार और कार निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इनके विभक्त अलग होने के पीछे एक कथा है, लोक कथा है, लोगों के द्वारा प्रचलित कही जाने वाली कथा, जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व, मतलब बहुत समय पहले, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक, मददगार व्यक्ति था। नेक और मददगार, नेक अर्थात भला इंसान, और मददगार सबकी मदद करने वाला, सदैव अर्थात हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ हमें ततारा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है ना, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताई है। चरित्र की विशेषता देखिए, पहले उन्हें सुंदर और शक्तिशाली कहा है, लेकिन कैरेक्टर की विशेषता, उसकी चारित्रिक विशेषता क्या है? वह नेक है,
मददगार है, दिल का अच्छा है, सबकी मदद करने वाला है और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा जो तत्पर रहता है। तो ऐसे इंसान को हमेशा लोग पसंद करते हैं। तो हमें अपने अंदर ये सारे गुण लाने चाहिए। ये हमें पाठ हमें ये सीख दे रहा है कि जो व्यक्ति नेक होता है, मददगार हो स्वभाव का होता है, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, हमेशा लोग उसे पसंद करते हैं। तो हमें यह सीखना चाहिए। वह अपने गांव वालों की ही नहीं बल्कि दूसरे समूचे द्वीप मतलब दूसरे गांव वाले, दूसरा जो उसका द्वीप बहुत बड़ा था, दूसरे और भी गांव थे, सारे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था, सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। वह नेक था, मददगार था और सिर्फ अपने ही गांव के नहीं बल्कि पूरे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना सबसे बड़ा धर्म, कर्तव्य, ड्यूटी समझता था। यह सबसे बड़ी खासियत है, एक चारित्रिक विशेषता है जो हमें याद रखना चाहिए और हमें अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए, अपने जीवन में यह चीज़ लानी चाहिए, गुण हमें हमारे अंदर लाना चाहिए। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, प्रसिद्ध था, मशहूर था। ठीक है, चर्चित मतलब प्रसिद्ध और मशहूर, चर्चा की जाती थी, प्रसिद्ध था, मशहूर था। सभी उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे। भाई जो दूसरों की मदद करेगा वह सम्मान करेगा, वह खुद भी सम्मान का अधिकारी होता है। केवल वक्त मुसीबत में उसे स्मरण याद करते थे और वह भागा भागा पहुंच जाता। जब भी कोई व्यक्ति उसे याद करता वह वहाँ चला जाता, अर्थात उसकी मदद यथासंभव मदद जरूर करता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष मुख्य रूप से आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। आत्मीय स्वभाव अर्थात अपनापन, अच्छी तरह से बात करना, जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, पसंद करते हैं, वैसा दूसरों के साथ आत्मीय व्यवहार, है ना, उससे लोग पसंद करते थे। पारंपरिक, और ये देखिए एक और खासियत है उसकी, पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। अर्थात वहाँ के जो रीति रिवाज से परंपराओं का वह पूरी तरह से निर्वाह करता था। सामाजिक, मैंने कहा आपको बताया था शुरुआत में कि समाज के अनकहे नियमों को हमें समाज में रहने के लिए मानना होता है। तो वह पारंपरिक पोशाक जो वहाँ के लोग पहनते थे वह उसी तरह से रहता था, उसी तरह से बर्ताव करता था। और लेकिन उसके साथ एक लक्षण था, एक यूनिकनेस था, उसकी कमर में हमेशा एक तलवार रहती थी और तलवार की थी, लकड़ी की। आमतौर पर तलवार लोहे की होती है लेकिन यहाँ ततारा की तलवार है लकड़ी की, उसकी कमर में बंधी रहती थी। लोगों का विचार था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में कोई अद्भुत अनोखी दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, अपनी तलवार का किसी के सामने उपयोग भी नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कार्य जो इतना वो था, बलशाली था, ताकतवर था, तो इसके पीछे लोगों का मानना था कि उसके साहस के कारण ये तलवार है। लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला रहस्य, राज जो कोई न जानता था वह थी। मतलब हर कोई उसकी तलवार के बारे में जानना चाहता था, उत्सुक रहता था और सोचता था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक मतलब बहुत अधिक कठोर परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकला।
निकल पड़ा। यहाँ पर लेखक लीलाधर मंडोई जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। साथ ही बताया है कि ततारा जो कि कठोर परिश्रमी था, वह प्रकृति से भी प्रेम करता है। अपनी थकान दूर करने के लिए, दिन भर के अथक परिश्रम के बाद अपनी थकान को दूर करने के लिए वह प्रकृति की गोद में जाकर बैठता है, अर्थात समुद्र के किनारे विश्राम करने जाता है। समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज किसे कहा जाता है? जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब देखते हैं कि ऐसा लग रहा है बादल, आकाश और धरती एक जगह मिल रहे हैं दूर कहीं, इस तरह से उसे कहा जाता है क्षितिज। तले डूबने को था। सूरज समुद्र के लगे क्षितिज तले डूबने था, मतलब सूर्य डूब रहा है उस जगह। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, शाम का वक्त है। बयार मतलब हवा। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट धीरे धीरे क्षीण हो रही है, अर्थात कम हो रही है, अर्थात पक्षी अपने घोंसलों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। उसका मन शांत था, बहुत विचार मग्न था। मन शांत था पर कुछ सोच रहा था। ततारा समुद्री बालूरेत पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा, अर्थात देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई दे रहा था, अर्थात लहरें आ रही थी, जिससे लहरों की आवाज़ आ रही थी और गीत सुनाई दे रहा था। गीत इतना प्रभावशाली था कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठा और गीत में पूरी तरह से मग्न हो गया। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा अर्थात किसी चीज़ में तल्लीन मग्न होना, नींद आने से पहले, मतलब हम जागते हुए भी किसी चीज़ की तरफ एकटक देख रहे हैं या सोच रहे हैं या सुन रहे हैं, है ना, तंद्रा कहा जाता है। नींद आने से पहले की अवस्था भंग की। अचानक एक लहर ने उसे भिगो दिया और जो बिल्कुल मग्न था वह गीत में, वो एकदम उस तरफ से उसका ध्यान हट गया। उसे जब होश आया, चैतन्य आया, समझ आई, तब वह उधर बढ़ने लगा जिधर से गीत की आवाज़ आ रही थी। मजबूरीवश, मतलब इतना मधुर गीत था कि वो मजबूरीवश गीत की तरफ बढ़ने लगा। जिधर से आवाज़ आ रही थी उस तरफ बढ़ने लगा। वह विकल बेचैन था, बेचैन सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। युवती एक औरत पर, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध होकर एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहार रही है और गीत गा रही है। वह एक श्रृंगार गीत गा रही थी। कौन सा गीत? श्रृंगार गीत गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका, उसे मालूम ही नहीं पड़ा, गीत में मग्न थी, कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द बिना कुछ बोले ताके जा रहा, देखे जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया, उस युवती को। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती हुई गंभीर किंतु आकर्षक आवाज़ सुनी। बहुत गंभीर किंतु आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक पूछा। कहा,
अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संभाल कर उसने बेरुखी से नाराजगी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत अनुचित प्रश्न का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य विवश नहीं हूँ। सी डियर चिल्ड्रन, वो क्या कह रही है? अपने गांव के अलावा दूसरे गांव के व्यक्ति को, युवक को मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। अर्थात वे एक गांव की युवती दूसरे गांव के युवक से बात भी नहीं कर सकती थी। तुम भी जानते हो, ठीक है? यह वह बता रही है। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत अर्थात अनुचित प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा मैं किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, तुम यह जानते हो। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर वह फिर से अपने प्रश्न को दोहराए जा रहा था। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है, अर्थात तुमने बहुत सुरीला गाया है। गाओ। इस तरह के प्रश्न वह दोहराए जा रहा था। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती कहती है। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव, अर्थात वह कहाँ पे रहने वाली थी? लपाती गांव। मैं तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित मंत्रमुग्ध हो गया है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ही ना सकी। उसने फिर से विनयपूर्वक प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गाओ ना। इस तरह से वह बोलता जा रहा था। युवती को चिढ़ आ गई, झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े शब्दों में कहा, ढीठता के दुस्साहस की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलापे जा रहे हो, अपनी बात कहे जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे समझ आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित, अस्थिर हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता लाचारी में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, विनम्रता थी, प्रार्थना थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना की, प्रार्थना भरे स्वर में उससे कहा। नहीं, शायद नहीं, कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्यता पूर्वक बिना सोचे समझे कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी, जिसे किसी की परवाह ही ना हो, ऐसे दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा तुम्हारी। बाट जाऊँगा, तुम्हारा रास्ता देखूँगा, ज़रूर आना। मामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा, देखता रहा। मामीरो घर पहुंचकर
भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी सी छटपटाहट थी, घबराहट थी, एक झल्लाहट, बौखलाहट सी महसूस कर रही थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगी, कोशिश करने लगी। बार बार मन उस की तरफ जा रहा था जिससे वो छुटकारा पाना चाह रही थी। बार बार ततारा का याचना भरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। अर्थात उसने वामिरो ने ततारा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। आज पहले उसकी कल्पना में वह था, लेकिन आज वह अलग रूप में उसके सामने सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। अर्थात अच्छाइयाँ, यह अभी चारित्रिक विशेषताएं दिख रही हैं। अच्छाइयों की तरफ न चाहते हुए भी इंसान खिंचा जाता है, यहाँ यह बताया गया है। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा, रीति रिवाज के विरुद्ध था। अर्थात रीति रिवाज के विरुद्ध वह नहीं जाना चाहती थी, समाज के अनकहे नियम। ठीक, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर, कल्याणकारी समझा, अच्छा समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, दुखी थे। किसी तरह आँच रहित, बिना गर्मी का एक ठंडा और उबाऊ दिन भी गुजर गया। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। ततारा इतना कभी बेचैन नहीं रहा जैसे उसने कभी भी ऐसी किसी की प्रतीक्षा नहीं की थी। कहा भी जाता है, जब हम किसी चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं तब समय और धीरे कटता है। तो कह रहे हैं लेखक, ततारा के लिए मानो पूरे जीवन भर की ऐसे ही एक दिन एक रात बीती, उसकी इतनी प्रतीक्षा, इतनी मुश्किल से प्रतीक्षा का समय बीता। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, आश्चर्यचकित था, साथ ही रोमांचित था कि अब क्या होगा। उसके भीतर एक शंका दौड़ रही थी। अगर वामिरो नहीं आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, इंतजार कर रहा था। बस आस, उम्मीद थी, उम्मीद की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर, मतलब शाम हो रही थी और धीरे धीरे सूर्य की किरणें डूब रही थी, अंधेरा हो रहा था। ठीक उसी तरह जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे उसकी आशा की किरण भी डूब रही थी कि अब वामिरो नहीं आएगी या नहीं आएगी। डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अर्थात जैसे जैसे शाम हो रही तो उसे लग रहा था शायद अब वामिरो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वह इंतज़ार कर रहा था। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नज़र दौड़ा रहा था। सहसा अचानक नारियल के झुंड में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह थी वामिरो। लोग से लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस खड़े थे।
कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहार रहे थे, देख रहे थे। वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र लहरों में कहीं खो गया था, अर्थात सांझ हो चुकी थी। अंधेरा पड़ रहा था। अचानक मामीरो कुछ सचेत हुई, से होश आया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अभी भी वहीं खड़ा था, निश्चल, जो अपने स्थान से हटे नहीं, वहीं खड़ा था, शब्दहीन, कुछ भी शब्द नहीं थे, कुछ भी नहीं बोला। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत, मूर्ति की तरह अर्थात एक दूसरे को निर्निमेष, एकटक, बिना पलक झपकाए ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था, जो अनवरत, लगातार, जिसे रोका नहीं जा सकता, गहराए जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। मामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव नहीं था, अर्थात एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से वैवाहिक संबंध नहीं बना सकता था। रीति रिवाज है ना, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। इस तरह से अब पूरे गांव में खबर फैल रही थी, जबकि दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहे थे। अब हम अगले वीडियो में इस कथा को आगे बढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। थैंक यू डियर चिल्ड्रन।